नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का 7500 प्लस वाला बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्या है 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि इसमें पूरे वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से रिलेटेड सभी प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है इस बुक के ऊपर, वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन, जो कि 7500 प्लस वाले बुक में है। और यह ऑल PCS, BSCC, बिहार PCSC, SSC, रेलवे, बैंक, CDS, NTA टीचर एग्जाम, यानी कि अन्य सभी राज्यों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी, कोई भी एग्ज़ाम हो इसके लिए बहुत ही उपयोगी यह बुक है। यह दोस्तों रामबाण बुक है। एकदम मार्केट में जाइए और इसको एकदम जल्दी सा खरीद के लाइए और फटाफट इसको बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम तुरंत होने वाले हैं। कई एग्ज़ाम जो हैं अभी, जैसे कि आपके SSC के एग्ज़ाम होने वाले हैं, बिहार SSC के एग्ज़ाम होने वाले हैं, साथ में आपको BPSC के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो प्रत्येक सेट में सभी विषयों का समावेशन है इस बुक में, और विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिए गए हैं और NCERT लेवल पे पूरा आधारित है। तो 150 प्रैक्टिस सेट जो है इसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। क्या है 3 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 दोनों अलग अलग सेपरेट वीडियो में हम लोग इसको बना चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा तो वहाँ आपको अवेलेबल मिलेगा, जिसको आप सॉल्व कीजिए और इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एडुटेरिया का, जो कि वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 से रिलेटेड है। तो चलिए, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों देखिए, फॉल्स चुनना है, कौन सा असत्य यानी फॉल्स कथन चुनना है पहला प्रश्न। तो फटाफट आप आंसर दीजिए दोस्तों, कौन सा है कमेंट में ज़रा बताइए कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। 29 मार्च 1949 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया। ये कथन तो ट्रू है दोस्तों। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया। दिलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई। नहीं दोस्तों, यह स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि यह कथन असत्य है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया। किस वर्ष से, उस वर्ष का नाम है 1889 ईस्वी। इस वर्ष से महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है, यानी कि जो घटना हुआ वो सही काल अनुक्रम के अनुसार से यह दिया हुआ है। कौन सा यह देखिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, इस चारों में से आपको सही कालानुक्रम बताना है। तो जो सबसे पहले इसमें से आया था वो आया था मार्ले मिंटो सुधार आया था। उसके बाद आया था जलियांवाला बाग त्रासदी हुआ था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव। जैसे मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ, उसका जलियांवाला बाग 1919 में हुआ। ऐसे आपको देखना है कि कौन कब हुआ था, कालानुक्रम से सजाना है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही कालानुक्रम को इंगित करता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। इसका अनुशंसा किए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, JL नेहरू ने, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की। 5वां प्रश्न है। चलिए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन है। चंद्रशेखर आज़ाद, सत्येंद्र नाथ सन्याल, और कौन है दोस्तों, मास्टर सूर्यसेन, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका स्थापना किए थे बाल गंगाधर तिलक ने लाठी और अखाड़ा क्लब की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दीनबंधु 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। उस महिला का नाम है मातंगिनी हाजरा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्या है दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना, इसका स्थापना किए थे ज्योतिबाई फुले ने। कौन, ज्योतिबाई फुले, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर होगा। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है। तो देखिए, खिजर खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। तो सही कालानुक्रम को चुनना और सही उत्तर का चलिए चुनिए। तो 8वां का जो सही उत्तर है वो है पहला आपका खिजर खां, दूसरा आपका ये हो जाएंगे मुबारक शाह, तीसरा आपके हो जाएगा तीसरा हो गया मोहम्मद शाह और चौथा हो गया अलाउद्दीन आलम शाह, यानी कि 1, 3,
2, 4। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर होगा 8वां प्रश्न का। रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। तो रानी रुद्रमा विरंगाल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, यह सही कथन है दोस्तों। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी भाग गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया। तो नहीं दोस्तों, ये कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर 1 सत्य है, यानी केवल एक राइट आंसर होगा। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सारिस शब्द का अर्थ क्या है? SARIAS, इस शब्द का अर्थ क्या है बताना है। इस शब्द का अर्थ है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारी आदियों को अस्थायी आवास प्रदान करना होता है। इसका अर्थ यही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो और कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। पहला है, इल्तुतमिश ने सिजदा यानी कि दंडवत तथा पैबोज सम्राट के पैर चूमने की प्रथा राजा के प्रति समान अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की। तो ये कथन दोस्तों ना ही इसके बारे में सत्य है। बलबन ने चांदी का टंका तथा तांबे की जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। तो ये भी कथन सत्य नहीं है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ना 1 सही है ना ही 2। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम है वह है पहले भक्ति, विषय, विधि और ग्राम। यह सही अनुक्रम है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? वो मंदिर है होयसलेश्वर मंदिर, जो कि वेसल शैली का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध हैं? इसका कारण है नाटककार वे थे, इस कारण वो प्रसिद्ध थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाटककार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो जो लोग पढ़े हैं दोस्तों सही क्रम कौन सा है वो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। उसका सही क्रम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंच निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। ये संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में उल्लिखित सही क्रम है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यानी ट्रू स्टेटमेंट आप बताइए पंचायती राज के संदर्भ में। तो है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, यह सत्य कथन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये और ये आपका असत्य कथन है। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? वो अनुसूची जो है 7वीं अनुसूची में वर्णित है। कौन सा? वैधानिक शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय को द्वारा जारी किया जा सकता है। किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? वो जारी कर सकते हैं समादेश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा समादेश को जारी किया जा सकता है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? वह है मौलिक कर्तव्य है। कौन सा है? मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? 20वां प्रश्न, वह है भारतीय मानक ब्यूरो, यह प्रभारी है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो शुष्क वन अनुसंधान जो है जोधपुर में स्थित है, यह सत्य है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ये दोस्तों देहरादून में स्थापित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। जो पढ़े होंगे उनको मालूम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब कहाँ यह स्थित है आप कमेंट में इसको ज़रूर बताइए कि जो हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए, रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, फिर कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCTC की स्थापना, ये आपका सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है।
तो आपका पहला आपका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कोयला का प्रथम उत्पादन रानीगंज, ये सत्य है। उसके बाद NCDC की स्थापना हो जाएगा। उसके बाद कोयले खदानों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद CIL की स्थापना, यानी कि 1432 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1432 इसमें देखिए दिया हुआ है। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? वो राज्य है दोस्तों राजस्थान। कौन सा? राजस्थान जो है चूना पत्थर, जिप्सम, नमक, जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट 24वां प्रश्न। भारत की जनसंख्या जो है 2011 जो है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो 2011 में जनगणना हुआ था, वो था 31.2%। ये याद रखिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इसके जनक हैं रिचर्ड फेनमैन। कौन है? रिचर्ड फेनमैन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो है रेखीय गति का संरक्षण सिद्धांत। रॉकेट रेखीय गति का संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? सोलर सेल बने होते हैं अर्धचालक के, सेमीकंडक्टर के, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका pH मान 4.5 से कम होता है, वह कहलाती है अम्ल वर्षा, यानी एसिड रेन। ऑप्शन नंबर इसका भी बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? उसका नाम है रेहोडियम। इसका जो है उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन C++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, वह है दोस्तों फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? खाद्य पदार्थ है वो अंडा, एग में जो है सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जो फॉल्स है दोस्तों, सभी सुमेलित हैं और एक फॉल्स है। पेडोलॉजी, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन पेडोलॉजी से नहीं दोस्तों कहलाता है, यह फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बाकी एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन सही है, एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा, ट्रोपोलॉजी पोषण का अध्ययन ये भी सत्य है, पेडोलॉजी पौधों के जीवाश्म के अध्ययन से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? आयोडीन की प्राप्ति होती है लेमिनोरिया से। लेमिनेरिया शैवाल है उससे आयोडीन की प्राप्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस यानी H2 विस्थापित करती है? वो गैस का नाम है मैग्नीशियम Mg, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 36वां प्रश्न। अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? वो किया गया था जीन में के संश्लेषण के लिए अरविंद खुराना को सम्मानित, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हरगोविंद खुराना जो है भारत के एक अच्छे वैज्ञानिक, जाने माने वैज्ञानिक थे। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? इनमें से वो है नेफेंथस। नेफेंथस पौधा जो है कीट पकड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? सीलियक रोग होने का कारण है विटामिन B12, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38वां प्रश्न का। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसी तरल पदार्थ कहलाता है, वो कहलाता है कोशिका द्रव, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? उस तकनीक का नाम है इन विट्रो जीन बैंक, जो है पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? यह जारी किया गया था सर्वप्रथम 2002 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ती जो है शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य
में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास के निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? उस मॉडल का नाम है हैरिस-टोड्रो मॉडल, जो कि ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कौन सा करेक्ट आंसर है वो आपको देखना है दोस्तों। तो चलिए, पहला है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग वो बिहार से संबंधित है। लेपाची जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पटपिरिच वो संबंधित है उड़ीसा से, और वारली जो है महाराष्ट्र से, यानी 4, 3, 1 और 2। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर डी देखिए इसमें दिया हुआ 4, 3, 1, 2। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 43वां प्रश्न का। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? फिलिप्स वक्र वो स्थापित करता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो कोयला आधारित बिजली संयंत्र है और एक तरफ है राज्य में अवस्थित है। तो कहलगांव कहाँ अवस्थित है? वो है आपका बिहार में दोस्तों। कहाँ? कहलगांव बिहार में अवस्थित है। खरगोन कहाँ अवस्थित है? वो है मध्य प्रदेश में। कोरबा अवस्थित है छत्तीसगढ़ में, और कुडगी कर्नाटक में, यानी कि 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जोड़ा जो है फॉल्स है? इनमें से वो है आपका कार्ल मार्क्स जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड टेक्नीशियंस का सिद्धांत दिए, ये गलत है। एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन सही है। जेम्किंस का जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट इंटरेस्ट एंड मनी सही है। गुनार मेडल का एशियन ड्रामा भी सही है। कार्ल मार्क्स का ये जो थ्योरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अप्सपा पहली बार कहाँ लगाया गया था? पहली बार लगाया गया था 7 पूर्वोत्तर राज्यों में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है वो कब घोषित हुआ था? वो हुआ था 1963 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर होगा। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? वो है दोस्तों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत शामिल नहीं है। लास्ट में 50वां प्रश्न है इस सेट का। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? पोचमपल्ली जो है बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने एडुटेरिया का जो सेट नंबर 3 था उसका 50वां प्रश्न तक पूरा कवर कर लिए। तो आप लोग हमारे चैनल को फिर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेट नंबर 4 में। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।